जो पूरी आपकी यूनिट है उसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मिताहार क्या है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है और उनके गुण कौन कौन से हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। अब इसमें से कुछ भी आए आपको लिखना यही है, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप से आता है क्वेश्चन कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिताहार, तब भी आपको वही लिखना है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है तब भी वही लिखना है। हठ योग प्रदीपिका घेरण्य संहिता या भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है तब भी वही लिखना है। गुण भी वही लिखना है, पथ्य अपथ्य में तो वही लिखना है। हो गया इजी। तो ओवरऑल इसको हम, चूंकि एक एक पॉइंट वाइज में पढ़ा रही हूँ इसलिए आपको शायद टफ लग रहा है, लेकिन अभी आज मैं लास्ट में इसको एक बार समराइज कर दूंगी तो आपको वो इजी लगने लगेगा। और पीपीटी में कुछ उसको ब्रेक करके और कुछ डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करें आज का। सरिता जी स्क्रीन शेयर हो रही है, थम्स अप करके बता दें केवल। हाँ दीदी हो रही है। थैंक यू सो मच। तो आज हम जो अभी आपको बताया कि यौगिक कॉन्सेप्ट क्या है डाइट और न्यूट्रिशंस को लेके, तो योग जो है वो हमेशा क्या बात करता है कि भोजन का मतलब सिर्फ शारीरिक पक्ष या फिजिकल लेवल पर देखना नहीं है। वो बात करता है योग कि भोजन वो होना चाहिए जो बॉडी बॉडी माइंड स्पिरिट, मतलब शरीर, मन और आत्मा तीनों को प्रभावित करे, तीनों की वेलबींग की वो बात करता है और तीनों की हेल्थ की बात करता है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि जो बहुत पुराने एंशियंट टेक्स्ट बुक हैं जिनको हम हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं जिनमें योग और आहार के बारे में जानकारी मिलती है। और ओवरऑल यदि हम इनका देखें तो इनके दो ही प्रिंसिपल हैं कि आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए, उसकी शुद्धता, पवित्रता बनी होनी चाहिए, विशुद्धि उसमें होनी चाहिए। और वो विशुद्धि किस स्तर तक लेके जाते हैं, ये सिर्फ एक विशुद्धि शरीर की, वस्त्र की ना लेके भाव और आपके जो विचार चल रहे हैं, आपके जो संस्कार हैं, उन सबकी विशुद्धि पर भी बात करते हैं। और दूसरा है अहिंसा। तो दो मुख्य तत्व ये सात्विक आहार के लिए रखते हैं, एक तो प्योरिटी और दूसरी अहिंसा, नॉन वायलेंस। इन दोनों के बिना अगर कोई भी फूड है तो वो सात्विक फूड या जो यौगिक फूड है उसके अंतर्गत नहीं आता है। और ये ऐसा मानते हैं कि जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए जो शरीर को पोषण दे, उसे डिटॉक्स करे, उसके साथ साथ वो मेंटल क्लियरिटी भी करे, इमोशंस को भी शांत रखे और फिजिकल वाइटलिटी को भी हेल्दी रखे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भोजन की परिकल्पना या आहार की परिकल्पना योग में की गई है। तो जो प्राचीन सिद्धांत है वो क्या क्या है, उसमें जो आचार्य चरक हैं इन्होंने माना है कि जीवन के 3 स्तंभ होते हैं मेन, जिससे कोई भी व्यक्ति हेल्दी रह सकता है। और वो क्या क्या है, आहार, निद्रा और संयम। ये 3 पिलर्स जिसने फॉलो कर लिए वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से आरोग्य रहेगा और उसकी जो जीवन शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। वो जो उचित आहार लेगा, पहला पिलर उन्होंने क्या बोला, आहार। तो आहार उन्होंने बोला है कि उचित आहार जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने में, जीवन शक्ति को बढ़ाने में और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जाता है। और साथ ही इसके साथ निद्रा और संयम 2 पक्षों को और लिया है कि जिसके ये 3 पक्ष नियंत्रित हैं, संयमित हैं,
तो वो व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा तीनों से ही स्वस्थ रहेगा। फिर भोजन के गुण, तो भोजन में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे वो योग के हैं चाहे आयुर्वेद के हों, इन्होंने इस बात पे बहुत अधिक जोर दिया है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसका हमारा शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे संस्कारों पर, सभी पर असर पड़ता है। और भोजन को उन्होंने 3 गुण के आधार पर वर्गीकृत किया है। और वो कौन कौन सा है क्लासिफिकेशन? एक तो सात्विक गुण है, तो भोजन यदि सात्विक गुण वाला है तो वो कैसा होगा? शुद्ध होगा, हल्का और ताजा भोजन होगा जो दीर्घायु, स्वस्थ और शांत मन को बढ़ावा देगा। जैसे ताजे फल, शहद, दूध, ताजी सब्जियां, जो होल ग्रेन्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये सात्विक फूड के गुण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा उन्होंने क्या दिया है? राजसिक। तो ऐसा खाना जो बहुत मसालेदार हो, बहुत अधिक नमकीन, खट्टा, या जो शरीर और मन को उत्तेजित करे, तो ऐसा जो भी खाना है वो राजसिक गुण से परिपूर्ण होगा। इसमें नमक अधिक होगा, रिफाइंड तेल अधिक होगा, रिफाइंड अनाज होंगे, तो ये सारे राजसिक फूड के अंतर्गत आएंगे। फिर तामसिक है, इसमें बासी, भारी या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मतलब जिसको प्रिजर्व किया गया है, और ऐसा खाना जो सुस्ती का कारण बन जाता है, कि जिससे हमारी बॉडी जो है वो भारीपन आता है बॉडी में, और सुस्ती आती है, लेजीनेस आता है। और इसमें क्या क्या आता है? जैसे मांस, शराब और जितने भी फर्मेंटेड खाद्य होते हैं कुछ, वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिर यहाँ पर 6 स्वाद बताए गए हैं। 6 स्वाद में जिनको हम रस भी कहते हैं, इसमें 6 स्वादों का जो है या 6 रसों का जो है वो खाने में संतुलन होना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं? मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला। ये 6 रस माने गए हैं। और ऐसा माना गया है कि जब ये रस एक विशिष्ट क्रम में लेते हैं तो पाचन क्रिया स्टिमुलेट होती है और डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, जिससे डाइजेशन अच्छे होने से जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को प्रॉपर मिलते हैं और बॉडी हेल्दी रहती है। इसके बाद एक और कैटेगरी भोजन की दी है, पथ्य अपथ्य। इसको पथ्यापथ्य भी बोलते हैं। तो इसमें खाद्य पदार्थों को, पथ्य खाद्य पदार्थ में किसको रखा है? कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो, शरीर के लिए अच्छे हैं। और जो अपथ्य हैं वो भारी होते हैं, अस्वस्थकर होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो शरीर में रोग पैदा करते हैं। अब यहाँ पर जब ये अपथ्य की बात आती है, तो कोई ऐसा है क्या जो अपथ्य वाला खाना लेता है? थम्स अप करके बताएं। प्राय हम सभी बोलते कि नहीं, हम तो ऐसा खाना क्यों खाएंगे कि जो अस्वस्थ होगा, रोग पैदा करने वाला होता है। लेकिन अब अपने आसपास देखिए जरा कि आप क्या लेते हैं। जितना भी जंक फूड है वो सारा किस कैटेगरी में आएगा? है ना, अपथ्य 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 में। तो हम जाने अनजाने में इस कैटेगरी का खाना भी खाते हैं। जितने फाइन फ्लोर्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो पथ्य कैटेगरी में है, ये अपथ्य है। अब हमने ये जो 3 गुण देखे, सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड, और इसको हमने कैटेगराइज किया कि जो सात्विक गुण वाला खाना होगा वो कैसा होगा? प्योर होगा। ऐसा खाना होगा जो लाइफ गिविंग होगा, आपको आपकी जीवन शक्ति को बढ़ावा दे, आपकी हेल्थ को प्रमोट करे, आपके अंदर शांति पैदा करे। और उसमें क्या क्या आएगा? फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स एंड हर्ब्स। तो उसी तरह से वो खाना जो राजसिक होगा वो कैसा होगा? वो स्टिमुलेटिंग होगा। आप उसके कारण अपने आप को रेस्टलेसनेस फील करेंगे, और आप एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी। ये वाला जो फूड है ये सारी चीजों के आपके माइंड को काम नहीं करेगा, शांत नहीं करेगा, बल्कि उसे और अधिक उद्वेलित करेगा।
ये खाना कैसे होगा, बहुत खट्टा होगा या स्पाइसी होगा, फिर इसमें कैफीन, टी, कॉफी, ये सारी चीजें आएंगे, और इसमें कई बार मीट, फिश को भी ऐड किया जाता है। और जो तामसिक फूड होगा वो कैसा होगा, ऐसा खाना जो हैवी होगा। आपको कभी आप याद कीजिए, कई बार आप यदि बाहर खाना खाने जाते हैं, मान लीजिए बहुत लेट नाइट जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो अक्सर आप ये शब्द यूज करते हैं कि खाना बहुत हैवी था, क्योंकि बहुत अधिक स्पाइसी था, बहुत अधिक उसमें जो ऑयल है या बटर है या घी है, इन चीजों की मात्रा बहुत अधिक थी, टाइम वो ठीक नहीं था। तो ये जो होते हैं ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, ऐसे फूड होते हैं जो प्रिजर्व रहते हैं लंबे समय तक। और बहुत ओवर कुक्ड फूड भी इसी में आते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने दाल बनाई, दाल सभी बनाते हैं दाल चावल के लिए, है ना। अब वो दाल आपने एक बार पका ली, अब फिर कोई एक व्यक्ति आया, उसके लिए दाल गरम की, फिर की, तो जब ये ओवर कुक्ड हो जाते हैं बार बार करने में, तो ये तामसिक फूड, इसमें तामसिक गुण आ जाता है। और हम सोचे हम तो दाल खा रहे हैं, प्रोटीन रिच है, हेल्दी खाना है, लेकिन अनजाने में हमने उसमें किस गुण का समावेश कर दिया है, तामसिक गुण का, कि जो हमारे शरीर को भारीपन देगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर अब जब हम ऐसे फूड चूज करते हैं कि जो फ्रेश हैं और वाइब्रेंट फूड है, ठीक है, एनर्जी है उनमें, प्योरिटी है, तो ये सब क्या करेंगे कि आपके शरीर को हल्का बनाएंगे, आपके क्लियरिटी, माइंड में क्लियरिटी रहेगी, मन शांत रहेगा, और आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे। और वहीं जब आप कोई हैवीनेस या टॉक्सिसिटी वाला खाना खाएंगे, तो वहां पर कौन से फूड आएंगे, इसमें प्रोसेस्ड फूड हैं जो, या बहुत अधिक ऐसे हैं कि जो ओवर कुक्ड हैं, या बहुत बासी फूड भी इसमें आता है। तो वहां पर आपके शरीर में भारीपन लगेगा, और आपको फील होगा कि आपने जो खाया है वो आपको नहीं खाना चाहिए था। ऐसा बहुत बार आपको फील हुआ होगा खाने के बाद। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम शरीर की नहीं सुनते हैं टंग के कारण, है ना। और ऐसा आपको बहुत बार लगा होगा खाने के बाद कि अरे ये नहीं खाना चाहिए था, या थोड़ा कम खाना चाहिए था। तो जब भी आप खाना खाएं तो शरीर की सुने कि वो क्या बोल रहा है। अब जब हम यौगिक फूड में आते हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली जाती है, अहिंसा। तो ऐसे खाने आपको लेना है जो प्लांट बेस्ड हो, वेजिटेरियन हो जो, और पूरी तरह से अहिंसक प्रोडक्ट में आते हैं। फिर इसका गाइडेंस क्या है इस डाइट के लिए, कि फ्रेश और सीजनल ईटिंग सबसे पहला। अब इसमें देखिए, फ्रेश और सीजनल ईटिंग में हम फ्रेश किसको मान रहे हैं, सीजनल ईटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आजकल हम प्रेफर करते हैं कि जो बाहर के फ्रूट्स हैं, बाहर के फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, खाना है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो क्या वो सीजनल ईटिंग में आएगा? और चूंकि यहाँ पर ऐसा कहा गया है योग में कि आपके सराउंडिंग जो भी वेजिटेशन होता है, जो भी फ्रूट, वेजिटेबल या अनाज ग्रो होते हैं, वो उस आपके सराउंडिंग जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सही रखने वाले, आपको स्वस्थ रखने वाले होते हैं। तो हमेशा हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि हम ऐसे वेजिटेबल, ऐसे फ्रूट्स लें जो कि लोकल हों, जो कि सीजनल हों और फ्रेश हों। 100% यदि आपका लोकल फूड नहीं है तो वो फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्रेश की कैटेगरी में वही फूड आएगा जो आपके आसपास लोकल एरिया में आपको मिल जाता है। माइंडफुल कंज्यूम। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से इसको समझिए, माइंडफुल कंज्यूम का मीनिंग क्या होगा, बता सकता है कोई? I think to eat mindfully
मतलब जो भी कुछ हम खा रहे हैं, हम्म, as the word says, mindful consumption means whatever you're eating, you should not just gulp कि हम बस खाना है, but अच्छे से उसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अच्छे से एक तो च्यू भी करके खाएं और प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए, और भूख लगी है कि नहीं उसके अकॉर्डिंगली खाएं, ऐसा नहीं हो कि टेस्ट में खाते चले जाएं। बिल्कुल। तो और यहाँ ये भी पर हो सकता है डॉक्टर साहब इसमें कि जैसे टीवी देखते हुए और फोन पे काम करते करते खाते रहते हैं, उसको बिल्कुल भी अवॉइड। माइंडफुल कंज्यूमशन का मतलब यहाँ पर ये बताया है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि उस समय आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है। ज्यादातर हम क्या करते हैं आज के उसमें कि चलो खाना खा लेते हैं, एक काम और खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब बॉडी डिमांड करे तभी आप उसको खाना दें, तभी वो खाना डाइजेशन में भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। यदि बिना भूख के आपने खाना खा लिया तो चूंकि उस समय जो आपका गट है वो डाइजेशन जूस को सीक्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उस समय भूख के इंडिकेशंस नहीं थे। तो क्या होगा कि जो खाना आपने खा लिया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आपको सच में भूख लगी हो, आप खाने को तभी खाएं। अब इसमें देखिए हम लोग तो ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, एक बहुत यथार्थ सत्य है कि हम जितने भी इंडियंस है ना, हमारा सारा प्यार खाने पे निकलता है ना, सही बात। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि बच्चे को हम जबरदस्ती ना खिलाएं। देखिए भूख एक नेचुरल हैबिट है, नेचुरल प्रोसेस है, और पेट भरने का एक एहसास भी नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन समस्या कब होती है कि जब हम इस नेचुरल प्रोसेस में ये जो रिदम है इसमें व्यवधान खड़ा कर देते हैं, और हमें अंदर से भूख लगी नहीं और हमने खाना खा लिया। जब आपको अंदर से भूख नहीं लगी, आपने खाना खा लिया, तो आपके पेट भरने का जो प्रोसेस है या जो इमोशन है वो भी नहीं आएगा। और वही चीज हम बच्चों के साथ करते हैं। हमको क्या लगता है कि मान लीजिए उसने 2 रोटी खाई तो ग्रोइंग पीरियड है, कम खाई, हम उसको थोड़ा बहला फुसला के, थोड़ा सा फोन दिखा के, थोड़ा टीवी दिखा के उसको 1 रोटी और खिला देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने उस बच्चे की जो नेचुरल प्रोसेस है, भूख लगना और पेट का भरना, दोनों में व्यवधान कर दिया है, दोनों में ही रुकावट कर दी कि बच्चा उस इमोशन को नहीं समझ पाएगा कि कब उसको भूख लग रही है और कब उसका पेट भर रहा है। तो कोशिश करें कि बच्चों को या खुद को भी तभी खाना सामने रखें, खाना खाएं जब वाकई आपको या आपके बच्चे को भूख लग रही है, और उतना ही खाएं कि जब आपके पेट भरने का सिग्नल आपको मिल गया है। अब जो पेट भरने का सिग्नल है, इसमें ऐसा कहा गया है योग में कि चूंकि लगभग 7 सेकेंड्स माने गए हैं कि हमको 7 सेकेंड जब हम खाते हैं उसके 7 सेकेंड के बाद सिग्नल मिलता है। तो जो लोग बहुत फास्ट करते हैं ना खाना, वो आधी से 1 रोटी एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कब स्टमक फुल हो जाता है, उसको भी हम ध्यान रखें। फिर इसके बाद में इसमें जो मेन बोला गया है कि ईटिंग करने में देखिए, जो कोशिश करें कि हाथ से खाना खाएं, स्पून का कम से कम यूज करें, क्योंकि जब आप हाथ से बाइट बनाते हैं तो आपके 5 उंगलियों के जो पॉइंट्स हैं, है ना, टिप हैं, ये खाने को टच करते हैं, और आपके जो फिंगर्स हैं, इन 5 फिंगर के टिप पर पंच तत्व होते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि आपका जो अंगूठा होता है, थंब होता है, उसमें अग्नि तत्व, फर्स्ट फिंगर में वायु, सेकंड में आकाश, थर्ड में पृथ्वी, और फोर्थ में जल। तो ये आपके 5 फिंगर टिप पर पंच तत्व होते हैं, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड योग, आपकी जो पूरी बॉडी है ये इन्हीं पंच तत्वों से, या पंच महाभूत भी इन्हें बोला जाता है, इनसे मिलके बनी है।
और ये जो पांचों तत्व होते हैं इनका एक पर्टिकुलर रेशो होता है, और वो जो अनुपात जब भी गड़बड़ होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। तो जब आप किसी भी बाइट में अपने पांचों उंगलियों के टिप को टच करते हैं तो क्या होता है कि वो पंच तत्वों का इफेक्ट उस फूड में आता है, पहला फायदा। दूसरा क्या होता है कि हमें उसका टेम्परेचर पता चलता है कि वो किस टेम्परेचर का है, हम उसको मुंह में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, सही टेम्परेचर है कि नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें कि खाना हाथ से खाएं, और जब आप उस खाने को अपने मुंह के अंदर अपने डालते हैं उस बाइट को, तो आपका कॉन्शियसनेस वहां होना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि वो जैसे ही आपकी बकल कैविटी में गया तो आपके जीभ में, टच में उसका क्या टेम्परेचर है, उसका कैसा टेस्ट है, वो किस तरह का है, क्रंची है, सॉफ्ट है, हार्ड है। तो वो सारी चीजें आपको फील होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ पर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम जो खाना खाएं वो सचेत अवस्था में खाएं। और अभी हम क्या खाना खाते हैं, सचेत अवस्था रहती है क्या? अच्छा, कई बार तो क्या होता है कि कहीं जाना है, 5 मिनट में खाना खा लो, फटाफट मुंह में डाला, ये भी नहीं पता चलता है कि वो कैसा है। तो चूंकि जो भोजन है वो हमारे शरीर का आधार स्तंभ है, उसको पोषण करने का, उसको स्वस्थ रखने का। और शरीर हमारा एक साधन है जिसके द्वारा ही हम चाहे भक्ति करना चाहें, हम चाहे धर्म करना चाहें, हम चाहे पूजा करना चाहें, हम चाहे घूमना चाहें, या कोई भी, हम चाहे बाह्य जगत की यात्रा करना चाहें या आंतरिक जगत की, दोनों के लिए शरीर मस्ट है। बिना शरीर के संभव है क्या? नहीं। तो जो शरीर का आधारभूत तत्व है भोजन, उस पे हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, और उसे पूरे सचेतन अवस्था में उसको फील करके, उसको धीमे धीमे चबा के, उसको चबाने से जो उसमें एक जूस, एक रस निकल रहा है उसको फील करके, उसमें जो सलाइवा मिल रहा है उसे फील करके, और फिर उसे जब वो हम अंदर लेते हैं तो उस पैसेज को भी फील करना चाहिए कि वो धीरे धीरे अंदर स्टमक तक कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर माइंडफुल जो कंजम्पशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सात्विक फूड के लिए। क्योंकि यदि आपने पूरा भोजन सात्विक बना लिया, सब कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन एक इमेजिनेशन करते हैं हम कि हमने फिर टेलीविजन पर एक कोई बहुत वायलेंट वाली एक मूवी या वेब सीरीज लगा ली और खाना खा रहे हैं, तो क्या वो फूड सात्विक रह गया? बिल्कुल नहीं रह जाएगा, है ना। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम फूड को कंजम्पशन कर रहे हैं वो किस माइंड से कर रहे हैं, उस समय माइंड का स्टेटस क्या है, हम सचेत अवस्था में हैं या हम एक बिना चेतना के सिर्फ खाते जा रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें दिया है प्रॉपर टाइमिंग। मतलब जो खाना होता है वो कौन सा खाना कब खाना, उसी समय पर खाया जाए। यदि आप उसको प्रॉपर समय पर नहीं खाएंगे तो भी वो शरीर के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा, भले ही वो कितना ही अच्छा फूड क्यों ना। फिर जो आयुर्वेद और योग है तो वो एक आपके पर्सनल या कस्टमाइज न्यूट्रिशमेंट पर की भी बात करते हैं। सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि जो डाइट है ये बिल्कुल एक पर्सनल चीज है, ये इसमें हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति सुबह सुबह लेमन जूस पीता है या नींबू पानी पीता है, उसको सूट हो जाता है, उसके लिए अच्छा है, उसकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उसके इंटेस्टाइन क्लियर हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। लेकिन हो सकता है कि वही दूसरा व्यक्ति करे तो उसको सर्दी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी डाइट है वो आपके शरीर की तासीर कैसी है, आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या व्याधियां हैं, आपके शरीर की हेल्थ कैसी है,
और उस करंट हेल्थ में आपको किस चीज की आवश्यकता है, और जो कफ पित्त दोष की बात करते हैं उसमें आपकी बॉडी का कौन सा टाइप है, तो उस टाइप में कौन सी डाइट आपको सूट करेगी। तो यहाँ पर जो योग है वो कहता है कि इंडिविजुअल कंजम्पशंस पर ही आपको बिलीव करना है। आपको ये बिलीव नहीं करना है कि हाँ इसने ये, ज्यादातर यही होता है कि एक चीज या एक काढ़ा एक व्यक्ति ने लिया, इसकी सर्दी ठीक हो गई, दूसरे ने भी वही ले लिया। नहीं, जरूरी नहीं है ना। तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बॉडी है, जितने भी माइंड है, जितने भी सोल है, सब डिफरेंट है। किसी को किसी से कंपेयर या किसी की किसी से समानता हम नहीं कर सकते। फिर सेकंड क्या है, हीलिंग फूड। मतलब ऐसा फूड होना चाहिए जो आपकी बॉडी को हील अप करे, आपकी बॉडी को पोषण तत्व दे, आपके इस पूरे शरीर के हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का पोषण करे और उन्हें आरोग्य रखे। फिर बैलेंस एनर्जी, तो जो एनर्जी है बॉडी की उसको बैलेंस रखे। अब यहाँ बैलेंस का मतलब क्या, दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो फिजिकल होती है, एक मेंटल होती है। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जो फिजिकल एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेंटल। तो फूड जो है वो इस कैटेगरी का होना चाहिए कि जो मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके रखे। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं कि ये मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाएगी, फिजिकल वाइटलिटी को बढ़ाएगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम भावों को और विचारों को भी ले रहे हैं। अब जो मॉडर्न योगिक अप्रोच है इसमें फिर वही आती है कि डाइट के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो रिजिड है आपको वही करना है। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी पर, आपके माइंड पर, कि आपका माइंड बॉडी सोल का टाइप क्या है, उसे क्या सूट करता है, उसके लिए क्या बेटर है। तो उसी के आपको देखते हुए अपना एक डाइट प्लान तैयार करना है। माइंडफुल मतलब यहाँ पर हम काफी बात कर चुके हैं माइंडफुल की, कि जो खाना है उसके स्मेल, उसका टेस्ट, उसका टच, उसकी सारी चीजों से के प्रति सचेत रहते हुए आप उस खाने को खाएं। और बैलेंस अप्रोच मतलब आपका जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस है। फिर इसके हिसाब से देखें कि यदि हमको नरिश करनी है हमारी बॉडी, तो हमें चूज करना है सात्विक फूड, जो अभी तक हमने पढ़ा, और जो बॉडी को और माइंड को दोनों को एनर्जाइज करे। फिर माइंडफुल ईटिंग करनी है डेली, और बॉडी के जो इनर विजडम के हिसाब से जो बॉडी की नीड है उसके हिसाब से ही आपको अपना डाइट प्लान तैयार करना है। अब हम हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से आते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में किस तरह से डाइट को बोला गया है। तो ये जो हठ योग के ग्रंथ हैं, तो हठ योग प्रदीपिका और हिरण्य संहिता दोनों में सेम तरह की डाइट का वर्णन किया गया है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो हठ योग के अभ्यासी के लिए सबसे पहले जो कि चरक संहिता में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। मतलब यदि आहार शुद्ध है तो सत्व, सत्व मतलब चित्त या मन, तो आहार की शुद्धि से ही मन की भी शुद्धि होती है। अब मन को शुद्ध करने के लिए आहार का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अब हठ योग प्रदीपिका में जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं ऐसे वाले जो भी मटेरियल हैं, जैसे पौष्टिक मीठे खाद्य पदार्थ, अनाज, गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, इन सबको खाने की सलाह देते हैं। और कुछ विशिष्ट सब्जियां, दाल, शुद्ध जल, शहद का भी हठ योग प्रदीपिका सुझाव देती है। और इसके अलावा ये जो अपथ्य है, ये तो पथ्य हो गए जो अभी हमने पढ़े। अपथ्य में ये क्या क्या, कठोर, पुराने, तीखे और अत्यधिक मसालेदार खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करने का सलाह देती है। ये दर्द या सुस्ती का कारण बनते हैं। और इसमें जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं इनमें मिताहार का सिद्धांत दिया गया है।
तीनों ग्रंथों में, हठ योग, घिरण्य संहिता और गीता। ये मिताहार क्या है? मिताहार मतलब संयमित भोजन, और संयमित आहार मतलब होता है कि इसके अकॉर्डिंग इनने बोला है कि इसमें पेट का 1/4 हिस्सा खाली होना चाहिए, कंप्लीट स्टमक फुल नहीं होना चाहिए। अब ये किस किस पदार्थ को लेने के लिए बोलते हैं? अनाज में गेहूं, चावल, जौ, एक प्रकार का चावल ही होता है षष्ठी का, और अच्छे अनाज। डेयरी प्रोडक्ट में दूध और घी, मिठाई में ब्राउन शुगर मतलब गुड़ से जो शक्कर बनती है, मिश्री और शहद। सब्जियों में ये पटोला, ये एक प्रकार का खीरा होता है। 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, पालक के जैसे जिनमें पत्ते हो, और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको ये बोलते हैं। दालों में मूंग और अन्य दाल, सूखा अदरक, शुद्ध पानी, मसालों में इलायची, लौंग, जायफल और खजूर। इन चीजों को हठ योग प्रदीपिका में लेने योग्य बताया है। यहाँ पर निषिद्ध इन्होंने किस किस को किया है? कठोर, वासी या अत्यधिक गर्म भोजन, ऐसा भोजन जो अत्यधिक कड़वा, खट्टा, मीठा, सूखा या ज्वलनशील हो, कोई भी चीज जो पचने में मुश्किल हो, ऐसा खाद्य पदार्थ जो दर्द, दुख या बीमारी का कारण बनते हैं। ये अपथ्य की कैटेगरी में आते हैं। फिर आहार के संबंधित सिद्धांत में हठ योग प्रदीपिका या योग के ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे पहला मिताहार का सिद्धांत, मतलब भोजन को संतुलित मात्रा में खाएं और पेट का 1/4 भाग खाली छोड़ें। फिर सात्विक भोजन, हठ योग और घिरण्य संहिता के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो पौष्टिक हों, शरीर मन को स्वस्थ करें, दीर्घायु दें। ये सब सात्विक भोजन। संतुलित भोजन, जो शरीर और मन को पोषण देने के लिए पौष्टिक और मीठा भोजन जिसमें घी और दूध मिला हो, खाने की सलाह दी जाती है। अति से बचें, पूरी तरह से उपवास न करें या दिन में केवल एक बार भोजन न करें। अशांत मन से भोजन, जरूरत से ज्यादा या कम भोजन, ये सारी चीजों से शरीर अस्वस्थ होता है और रोगों को उत्पन्न करता है। अब हम आते हैं मिताहार पे कि मिताहार ये क्या चीज है। अब मिताहार संस्कृत के शब्द मित से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर देखें, मिताहार का अर्थ है संयमित भोजन या ऐसा भोजन कि जिसकी मात्रा पर आपका संयम हो, और इसका अर्थ होता है कि कम और संतुलित मात्रा में भोजन करना, माइंडफुलनेस, भोजन के प्रति जागरूक रहना। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि भोजन के सेवन में संतुलन लाता है, शरीर को पोषण देता है, सचेतन होने के कारण ये मन को भी पोषित करता है। फिर इस शब्द का अर्थ होता है मिते मतलब संयमित और आहार मतलब भोजन। तो बहुत सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें यम 10 बताए हैं। जिन्होंने योग पढ़ा होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा कि पतंजलि योग सूत्र में 5 यम बताए हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन योग के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें यम की संख्या 10 बताई है। तो जब 10 यम की संख्या बताई है तो उसमें मिताहार भी एक यम माना गया है। अब इसका अभ्यास कैसे करें? भोजन और खाने पीने की आदतों के प्रति अपनी जागरूकता करें, जिससे भोजन का शरीर और मन पर क्या प्रभाव हो रहा है उस पर आप ध्यान दे सकें। फिर इसका लाभ क्या होता है कि जैसे पेट फूलना, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन नहीं हो रहा है, इन सब से जो प्रॉब्लम होती है डाइजेशन से रिलेटेड, वो सब चीजों से बचा जा सकता है। ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। और मिताहार का मतलब होता है ये अभी हमने जो पढ़ा है वही चीज है। और ये भारतीय दर्शनों में एक विशेष रूप से योग की अवधारणा है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आहार का शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है, उसके प्रति आपकी जागरूकता को बना कर रखें आप। फिर ये जो मिताहार है ये किस किस में? भगवत गीता में मिलता है, हठ योग प्रदीपिका में मिलता है, सांख्य उपनिषद में मिलता है। तो योग के जो प्राचीन टेक्स्ट हैं उन सभी में ये मिलता है। और बहुत सारे में, जिसमें अभी आपको बताया था कि यम जो हैं वो 10 बताए हैं, तो उसमें भी
एक पार्ट मिताहार का होता है, और मिताहार में अहिंसा को और सत्य को जो है शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर जो हठ योग प्रदीपिका है, जो मिताहार की चर्चा बहुत सारे ग्रंथों में हुई है, शांडिल्य उपनिषद, गीता, दश कुमार चरित, हठ योग। तो हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि ये बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं हठ योग प्रदीपिका में, जिनका अर्थ है कि जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, मिताहारी हो, त्यागी हो तथा योग के प्रति पूर्ण समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये सारे हठ योग प्रदीपिका के सूत्र हैं। जो योगी साधक 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, मर्यादित अर्थात मिताहार भोजन करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है, वह इसके द्वारा योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया हो, उसके लिए अन्य बहुत सारे आसन करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। वही कहा है कि सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थ अंश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। तो इस तरह से हठ योग प्रदीपिका और सारे ग्रंथों में बार बार मिताहार के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। और मिताहार का सिद्धांत जो हठ योग प्रदीपिका या योग ग्रंथों के हिसाब से है, वो क्या है कि आपको आपका जो स्टमक है उसको 50% फूड से, जो भी आप फूड कंजम्पशन कर रहे हैं उससे 50% मतलब आधा फूड से आपको स्टमक को भरना है। फिर 1/4 मतलब 25% पानी से भरना है, और 1/4 25% उसे खाली छोड़ना है। ये मिताहार का सिद्धांत है, और इस पर ही हर ग्रंथों में जोर दिया गया है। ये 3 गुण आपको हम बता चुके हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। और यही गुण जो हैं ये फूड क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं कि उस फूड की क्वालिटी क्या है। जैसी उसकी क्वालिटी होगी वैसे ही उस फूड में उस गुण को माना जाएगा। अब हेल्थ और मिताहार के क्या बेनिफिट हैं हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर। तो फिजिकल वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाइटलिटी को इंक्रीज करती है, डाइजेशन को इंक्रीज करती है, फिर जो दोष होते हैं उनको बैलेंस करती है, और पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। मेंटल क्लियरिटी देखें तो ये एक फोकस को बढ़ाती है, इमोशनल को स्टेबल करती है, स्ट्रेस को कम करती है, और इनर पीस को जगाती है, इनर पीस को बढ़ाती है। और ये क्रोनिक डिजीज रिस्क जो है, इसके अलावा बहुत सारी जो स्ट्रेस है, इन सारी चीजों को ये कम करती है। अब यहाँ पर माइंडफुलनेस ईटिंग और प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर चुके हैं। चूज क्वालिटी फूड, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि मिताहार में हमें ऐसे फूड को चूज करना है जिसकी जो फ्रेश हो, लोकल हो, मिनिमम प्रोसेस्ड हो। मतलब प्रोसेस्ड फूड को हमें नहीं लेना है, और इस ऐसा फूड जो बॉडी और कॉन्शियसनेस दोनों को नरिश करे, मतलब शरीर और मन दोनों को पोषण दे। फिर तीसरा एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है फॉलो नेचुरल रिदम्स। जो हमने एक बात की थी कि जब सच में भूख लगे तभी आप खाना खाएं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि हमारी बॉडी एक सर्केडियन क्लॉक पर काम करती है। तो यहाँ पर ये बोला है कि सनराइज होने के बाद ही आपको खाना खाना है, और सनसेट होने के पहले आपको खाना अपना कंप्लीट कर लेना है। जो मान लीजिए आप 4 मील ले रहे हैं या 3 मील ले रहे हैं पूरे डे में, या 2 मील ले रहे हैं, तो वो मील कैसे होना चाहिए कि जो बॉडी की सर्केडियन क्लॉक है उससे मैच करें, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में वो जो भी मील्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में सोशल अवेयरनेस, योगा, ये तो आप सपोर्टिंग है।
ये चीज हम कई बार पढ़ चुके हैं कि हमको फ्रेश और प्योर फूड्स लेने हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको अवॉइड करना है। अब इसके बाद माइंडफुल ईटिंग पर थोड़ी सी और हम बात करेंगे। और ये जो है, सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं वो हमको पीसफुल साइलेंस के साथ खाना चाहिए। मतलब पीसफुल साइलेंस का मतलब क्या है कि वहां शांति तो हो, लेकिन ऐसी शांति हो कि जो आपके मन को भी शांत रखे। मतलब आंतरिक और बाह्य शांति की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बाहर से तो पूरी शांति है लेकिन मन अशांत है। तो जो भी हम फूड लेते हैं वहां पर पीसफुल साइलेंस होना जरूरी है। वहां पर हमारे अंदर बाहर दोनों तरफ ही शांति हो, इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यदि इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं तो आप अंदर आपका जो पीस है, वो शांति है, वो हो पाना संभव नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप खाना खाएं तो एक बार देखें कि आपके इनर, इनसाइड और आउटसाइड दोनों शांत हैं या नहीं है। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी क्या है, डिवाइनिंग ऑफरिंग। मतलब जो भी खाना खाएं उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए खाएं। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रसाद बन जाता है, तो जो भी हम खाना खाएं वो ईश्वर को समर्पित करें। उस खाने के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेटिट्यूड, आभार भाव के साथ खाना नहीं खाते हैं तो वो खाना आपकी बॉडी को पोषित नहीं करेगा। वो आभार भाव किसके प्रति हो? वो आभार भाव ईश्वर के प्रति हो, उस व्यक्ति के प्रति हो जिसने उस अनाज को ग्रो किया, जिसने उसको खाने लायक योग्य बनाया, जिसने आप तक पहुंचाया, जिसने कुक किया। तो ये एक पूरी लंबी चेन है। और उन सब के लिए जब भी आप खाना खाएं तो आपके मन में ग्रेटिट्यूड होना कंपलसरी है और आप उस भोजन को ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर का प्रसाद समझते हुए खाएं। और थर्ड सबसे बड़ा क्या है, बॉडी एज टेम्पल। मतलब आप जो खाना दे रहे हैं वो एक तरह से अपने बॉडी को फ्यूल, ईंधन दे रहे हैं। जैसे आपके घर में गाड़ी है, उसमें जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तभी वो चलती है। यदि उसमें हम पेट्रोल ना डालें या खत्म हो जाए तो उसका चलना मुश्किल है। अगर उसमें हम मान लीजिए लंबे समय तक कोई ऐसा पेट्रोल या ईंधन डालें जो क्वालिटी में खराब हो, अच्छा ना हो, मिलावट हो, तो क्या होगा, वो उसके इंजन को, उसके पार्ट्स को खराब करेगा। वही चीज हमारी बॉडी के साथ है कि जो फूड हम बॉडी को दे रहे हैं वो एज ए फ्यूल दे रहे हैं, तो उसको हम देखें कि वो प्योर हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, और उसे हम अपनी बॉडी में इस तरह से बॉडी को दें कि जिस तरह से एक हम मंदिर माने बॉडी को, कि हमारी बॉडी एक मंदिर है और उसमें हम बहुत ही प्योर चीज पूरी कॉन्शियस के साथ, और हर एक बाइट में एक्ट ऑफ वर्कशिप हो, सेल्फ केयर हो। मतलब जो भी बाइट हम मुंह में डाल रहे हैं तो वो एक पूजा के समान हो, और वो ऐसा हो कि हम इस भावना के साथ डालें कि वो हर एक बाइट हमारी खुद की केयर कर रहा है, हमारे वो बाइट हमारे पूरे शरीर को पोषण दे रहा है, हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं उनको हेल्दी बना रहा है। हमारा हर बाइट के समय ये भाव है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये ही फूड को सात्विक बनाते हैं, और ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी है खाने को सात्विक बना, खाने में सात्विक गुण लाने के लिए, और शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को आध्यात्म के पथ पर बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से ये जो मिताहार के बेनिफिट क्या हो गए, फिजिकल हार्मनी हो गई, मेंटल क्लैरिटी हो गई, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई। यहाँ पर एक और चीज में हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कि जो खाना हम खा रहे हैं उसकी पहली तो ये देखना है
कि क्वालिटी कैसी है, और फिर मान लीजिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्योर है, सारा कुछ है, तब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये एक मेजर पॉइंट होता है। और ये जो क्वांटिटी है ये हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकती है, किसी के लिए भी ये सेम नहीं होगी, ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो इसको आपको अपना पर्सनल कस्टमाइज करके और डिसाइड करना होगा कि वो क्वांटिटी क्या हो। तो इस तरह से ये जो यौगिक टेक्स्ट हैं उनमें जो खाने के बारे में कहा गया है, यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही मान लीजिए खाना हमारे सामने आता है तो उसकी जर्नी कैसे होनी चाहिए, फूड की जर्नी की। सबसे पहले तो उस खाने को देख के हमारे मन में ग्रेटिट्यूड भाव आना चाहिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये इमेजिन करना चाहिए कि वो ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है और हम उसको अपनी बॉडी, जो हमारा शरीर एक मंदिर के रूप में है, उसमें डाल रहे हैं। अब वहाँ स्टार्ट उसकी स्मेल से करना चाहिए कि अपनी कॉन्शियसनेस को उसकी जो खाने की स्मेल होती है, फ्रेगनेंस होती है, उससे जोड़ें और अपनी पूरे मन को वहां पर, अपने कॉन्शियसनेस को वहां पर शिफ्ट करें, जिससे हम फुली कॉन्शियसनेस माइंडफुल होकर उस खाने को खा सकें। तो स्टार्ट हमेशा खाने का स्मेल से होता है। अब हम योग साधक के लिए जो पथ्य अपथ्य की बात कर रहे थे, तो योग साधक के लिए अपथ्य क्या क्या आता है? कटु रस, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, लवण रस, उष्ण, प्राकृतिक, हरे, शाक, कांजी, तेल या तेल से बने पदार्थ, तिल, सरसों, मध्य, मत्स्य मांस, मदी, मठा, कुल्थी, बेर, तिल के लड्डू, रेवड़ी, हींग, लहसुन आदि। ये सब योग साधक के लिए हठ योग प्रदीपिका या घेरण्य संहिता में अपथ्य की कैटेगरी में दिया है। और पथ्य क्या क्या आता है? तो पथ्य जो चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ये 6 चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मात्रा, कि मतलब जो पथ्य भोजन है आपके सामने उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। दूसरा है काल, कि आप किस समय उस भोजन को कर रहे हैं, प्रातः काल, दोपहर में या शाम को या रात को, तो वो समय आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रिया, मतलब जिस समय वो भोजन बन रहा था, उस समय जो भोजन बना रहा था उसके भाव क्या थे, उस भाव को भी बहुत अधिक योग में महत्व दिया गया है। फिर भूमि, अर्थात वो जो भोजन है वो किस मौसम का है, किस स्थान का है, जो हम लोकल और सीजनल बात कर रहे थे। फिर देह, मतलब उस व्यक्ति की से जो भोजन ग्रहण करने वाला है उसकी देह विशुद्धि है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सो के उठा और खाना खाने बैठ गया, है ना। तो ये उसकी भी देह विशुद्धि की बात योग में की जाती है। और छठवा है देश, मतलब देश का तात्पर्य समाज और व्यक्ति दोनों से है। और यदि समाज और व्यक्ति दोनों ही संगठित रहेंगे, मतलब वो जो समय चल रहा है वो कैसा है। यदि मान लीजिए उस देश में शांति का समय है तो क्या होगा कि आप भोजन भी शांति से कर रहे होंगे। यदि मान लीजिए वो युद्ध से जूझ रहा होगा तो आपका खाना भी अशांति वाला होगा। तो उस समय समाज की अवस्था क्या है, व्यक्ति की मनोदशा क्या है, जिसे हम आंतरिक जगत भी कह सकते हैं मन का, और समाज का पूरा बाह्य परिवेश। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी कि अंतः और बाह्य दोनों की क्या स्थिति है, वो यदि दोनों में सामंजस्य है तो वो उस समय जो आहार लेंगे वो शरीर मन को स्वस्थ करेगा, आनंद देगा। तो इस तरह से ये योग के लिए, योग साधक के लिए पथ्य क्या क्या बताया है। गेहूं, 60 दिन की अवधि में खेत में पक जाने वाले चावल, जौ, दूध, घी, शक्कर, मक्खन, मिश्रित, मधु, मोठ, परवल, फल, शास्त्र बोधित पंच, शाक, मूंग तथा पवित्र और शुद्ध जल आदि, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पथ्य की कैटेगरी में बताई गई।
तो ये कंप्लीट हमारी ये यूनिट आज कंप्लीट हुई, जो कि सेकेंड पेपर की है, यौगिक साइंस एंड न्यूट्रिशन। अब इससे रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेस कर लें जिनके क्वेश्चन है। आई थिंक आज तो सभी समझ आ गया होगा। जागृति जी बताएं। हाँ दीदी जय श्री राम। जय जी। दीदी जैसे सात्विक डाइट में अहिंसा को लिया गया है, लेकिन इन्होंने शहद को फिर सात्विक में क्यों कंसिडर किया है उसमें? क्योंकि एक्चुअली एक देखिए जो प्रकार से शहद देखा जाए होता तो है, थोड़ा हिंसा तो होती ही है। ये जो है ना योग है, ये हिंदू ग्रंथ के हिसाब से चलता है ना। और ये जो शहद अहिंसक ढंग से पहले निकाला जाता था, कि जो अपने आप टपकता था नीचे, उसे इकट्ठा किया जाता था, है ना। जैसे पहले लोग लकड़ी जलाते थे तो हरे पेड़ को कभी नहीं काटते थे, जो सूखी लकड़ी जंगल में मिलती थी वही लाते थे, उसको ही काटते थे, उसको ही जलाते थे, सॉरी। तो ये समय परिस्थिति के हिसाब से ये जो परिभाषाएं हैं ये बदलती जा रही हैं। और वो जो कुछ ऐसे, अब जैसे पहले दूध है, दूध पहले अहिंसक प्रोडक्ट था, आज नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, हर घर में गाय होती थी, और अगर मान लीजिए उसका बछड़ा है तो पहले वो दूध पी लेता था, उसके बाद जो दूध बचता था उसको कंज्यूम करते थे। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज तो उसमें इतनी क्रूरता है कि हम उसको अहिंसक प्रोडक्ट में भी नहीं रख सकते हैं। तो ये समय परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती गई हैं। और ये चूंकि शास्त्र जो है ये सारे बहुत पुराने समय के लिखे हुए हैं, ये आज के समय के नहीं लिखे हुए। ठीक है। में स्लाइड में कुछ लिखा था ना, पंच शाक करके कुछ लिखा था, हाँ, पंच वो शाक कुछ 5 करके, तो पत्तेदार वो सब्जियां होती क्या हैं, चीज है? उनके बारे में लिखा था। चलिए सरिता जी। जैसे दीदी मैं पूछ रही थी, जैसे चरक संहिता, हिरण संहिता या हठ योग, ये इनमें सिमिलरिटी है या डिफरेंसेस भी है? ये सारे अलग अलग ग्रंथ हैं योग के, तो कुछ चीजों में सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंट है। रूपाली जी। क्या दीदी ये खरीदना पड़ेंगे हम लोगों को? नहीं नहीं, आपको बस इतना ही पढ़ना जितना पढ़ा दिया इसमें है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। दीदी ये 50-25-25 रूल कैसे समझे, कैसे अप्लाई करें? एक्चुअली ना इसको ऐसे अप्लाई करते हैं कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये हम थंब रूल नहीं बना सकते हैं, है ना, कि मैं एक बार बोलूं कि आप 2 रोटी खाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, वो नहीं हम कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 3 रोटी खाई और आपको हैवी लग रहा है, इट मीन्स आपने ओवर डाइट कर लिया, तो आपके लिए सुटेबल 2 है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको अपनी डाइट से लगाना पड़ेगा, और वो तब लगेगा जब आप पूरा अपने डाइट को कॉन्शियसली खाएंगे, मतलब जो माइंडफुलनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस ढंग से आप डाइट लेंगे तभी आपको समझ आएगा। अदरवाइज माइंडफुलनेस यदि हम नहीं लेते तो हमें खुद भी नहीं पता चलता। और फिर उसके बाद आप उसको फिक्स कर लीजिए। जैसे आपने एक बार ये स्केल देख लिया कि भाई 3 रोटी में मेरा शरीर भारी हो जाता, मुझे 2 ही ठीक है, तो फिर 2 की क्वांटिटी आप फिक्स कर लीजिए। तो वो स्केल आपको अपनी बॉडी की सुनते हुए ही जो है वो लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए, आपका नाम मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आस्था आई थिंक। दीदी इसी रूल में ये वाटर कंटेंट भी 25% होना चाहिए, तो वो बिटवीन द मील्स सजेस्टेड नहीं है लेना। तो हाउ डू वी टेक दैट, व्हेन डू वी आफ्टर टेक 40 दैट? मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स। और दीदी ये मिताहार का कॉन्सेप्ट और सात्विक आहार का कॉन्सेप्ट दोनों सिमिलर ही लगा, कोई कॉन्सेप्ट मतलब इज इट अंडर द हाँ सेम देखिए, ब्रांच? सात्विक मतलब एक फूड का गुण है, कि वो सात्विक है कि रासिक है कि तामसिक है, किस क्वालिटी आप कह सकते हैं, है ना। और मिताहार क्वांटिटी है।
ओके, कि Okay. आपको कितना खाना लेना है, तो वो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। एक क्वालिटी बेस है, एक क्वांटिटी बेस है, राइट। Okay. मेघना जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रचना जी, एक अपथ्य में बहुत सारी चीजें थी, उसमें मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि स्लाइड रिमूव हो गई, उसमें कांजी था। सो नाउअडेज कांजी का बहुत ज्यादा वो है कि वी शुड हैव कांजी, सब तरह की खाना चाहिए, नो सारी चीजों में मिला के एंड ऑल दैट। तो मतलब फॉर द गट इट इज वेरी गुड कांजी। सो इन दैट केस क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, ये जो फूड है ना, ये एक योगी साधक के लिए होता है, ये जनरल व्यक्ति का नहीं, ठीक है। तो ये पथ्य अपथ्य, अब जैसे उसमें लहसुन भी है, हींग भी है, लेकिन इन जनरल तो लोग खाते हैं इसको, ओके। है ना। ये भी एक, जैसे हींग एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एलिमेंट्स माना जाता है। तो ये जो पथ्य अपथ्य है, ये योग साधक के लिए है, कि जो योग के थ्रू ही, क्योंकि योग भी जो अष्टांग योग पूरा मोक्ष तक की बात करता है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो मतलब एक बिगनर्स नॉर्मल जो व्यक्ति है, उसको पूरे मोक्ष मार्ग तक ले जाने की बात करता है। तो उस रास्ते पर जो चल रहे हैं, जो योग के साधक, उनके लिए ये पथ्य और अपथ्य जो योग ग्रंथों में है, वो प्रिस्क्राइब किए गए। ठीक है, पर बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उन नहीं, सभी, इसलिए आई मीन देखिए, योगिक डाइट इज टोटली डिफरेंट, आयुर्वेदा डाइट इज टोटली डिफरेंट, एंड जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज पढ़ रहे हैं तो दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट। मतलब देखिए, आपको साइंस और अध्यात्म को अब जोड़ना पड़ेगा। ये सात्विक फूड वालों का काम है। उसमें क्या करना है, एक तो जो चीजें हैं, जैसे अभी हम ये अकॉर्डिंग टू ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब ये जो पुराण और ग्रंथ है, ये हो सकता है 1000 ईयर बिफोर लिखे गए हों, या उससे भी पहले हो सकते हैं। अब उस समय जो परिस्थितियां थी, जो वातावरण था, जिस तरह से, जैसे मान लीजिए पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, वो टोटली ऑर्गेनिक होती थी। आज वो है क्या, है ना। तो परिस्थिति देश काल के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उसको हमें आज जरूरत है कि हम उसको साइंस के अकॉर्डिंग उनका अर्थ को डेवलप करें, ओके, है ना। तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज हम सिर्फ इसी एक कॉन्फ्लिक्शन हमारा रहेगा कि ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। तो हमको साइंस और अध्यात्म को जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, थोड़ा सा ब्रॉड होकर। नहीं, you're right, वो इतने thousands of years पहले जो लिखी हुई हैं, तो उस टाइम की तो चीजें बहुत अलग थी, प्योर एकदम थी। हाँ प्योर थी। हाँ, सो इन टुडेज टाइम, अगर इवन 100 years बैक वी सी, तो जो हमारे दादा दादी ने खाया, वो हमारे मम्मी पापा, अब तो और भी सिचुएशंस हैव चेंज्ड, सो डेफिनेटली। ये तो सिर्फ हम पुराण पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए, और जब हमको ये मालूम होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि ABCD ही नहीं सीखे और आप सोचे हम बुक पढ़ लें, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको वो तो सीखना ही पड़ेगा। तो हमको पहले अपना बेस जानना पड़ेगा, फिर हम उसको कैसे थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई करके उसको आज के इसमें हम फिट कर सकते हैं। सात्विक फूड का कॉन्सेप्ट ही यही है। राइट, ठीक है, थैंक यू। तो ये आप लोग का काम है, आप लोग का मतलब हम सभी का काम है, हम सभी इसमें शामिल हैं। तो हम सभी मिलके इसको बेटर बना सकते हैं, एक बेटर फूड का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। आज आप देखिए, बहुत अच्छे फूड पर ना कोई बुक्स मिलती, या तो प्योर साइंस बेस मिलती हैं कि ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इतना है, मतलब पूरा आपको एक केमिकल लैब बना देंगे, राइट। या फिर सिंपल ऐसा मिलती कि ये जो पथ्य अपथ्य है कि इसके साथ ये खाना चाहिए, इस मौसम में ये खाना चाहिए, लेकिन वो एक जो होलिस्टिक है वो नहीं मिलता। राइट, हाँ। तो वो होलिस्टिक आपको बनाना है, हम सबको मिलकर। हाँ, ओके, थैंक यू।
संगीता जी। दीदी मैं वही सोच रही थी कि जैसे अभी तो बोलने लगे कि शुगर शक्कर रिफाइंड होती नहीं खानी चाहिए, और पहले जैसे अभी बात चल रही, पहले तो शक्कर के ही मतलब जैसे जलेबी इमरती वगैरह, और पहले जैसे मीठे बहुत संगीता जी सेव के गुड़ जो के लड्डू चलते थे बनते पहले, थे, शक्कर के और नहीं। आज के समय में बोले अवॉइड करो, खाओ नहीं। पहले तो गुड़ चलता था, गुड़ हम्म ज्यादा चलता। मेरी मतलब दीदी है, उनके ससुराल में वहां उनके ससुर वगैरह गुड़ की ही सेव के लड्डू और जलेबी और ये वो खूब बनाते थे, और अब शक्कर को बोलते खाओ ही मत, रिफाइन है। सही बात है, इसको रिफाइन करने में इसमें सल्फर एलिमेंट्स है। चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है।